हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ यूपीएससी ईपीएफ रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आज हमारा इकोनॉमी का लेक्चर था। तो यहाँ पर इकोनॉमी को आगे पढ़ाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना एक बार शॉर्ट रिवीजन हो जाए कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज इन्फ्लेशन का रिवीजन जो है आप सभी को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो रिवीजन हम ऐसा करने वाले हैं कि यहाँ पर हम एक कुछ क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है हम आज का क्लास का रिवीजन करेंगे। ठीक है गाइज, सो बेसिकली आज जो हम इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें हम इन्फ्लेशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन्फ्लेशन पर बेस्ड क्वेश्चन के जो हैं हम चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो भी नए स्टूडेंट उन्हें बता दूं कि नॉलेज स्काई पर हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। और इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं ईपीएफ से रिलेटेड सारा कोर्स, जिसमें हमने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ कराया हुआ है, अकाउंटिंग कराई हुई है, हिस्ट्री आपके साथ ही चल रही है, साथ में पॉलिटी। इसके अलावा बाकी के सारे कोर्सेज भी जो है कंटिन्यू पैरेलली आपको इस सभी के साथ चला रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नॉलेज का चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अलॉन्ग विद दैट आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है। आप वहाँ से ज्वाइन करें और आप साथ ही सारी चीज़ें वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो एक रिवीजन है, हम ये क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम कराने वाले हैं आपको ये टेस्ट। ठीक है, तो ये मिनी टेस्ट का पार्ट नहीं है, बस यहाँ पर हम आपको इन्फ्लेशन जो है वो रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं और इन्फ्लेशन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, आज की जो क्लास है बेसिकली ये इन्फ्लेशन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बनाई गई है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज a state in which the value of money decreases, the value of money increases, the value of money increases first and then decreases, the value of money decreases first and increases। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें धन का मूल्य घट जाता है, धन का मूल्य बढ़ जाता है, धन का मूल्य पहले बढ़ता है और फिर घटता है, और डी धन का मूल्य पहले घटता है और फिर बढ़ता है। देखिए इन्फ्लेशन जो है काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में समझाया गया था बेरोजगारी और मुद्रास्फीति वाले चैप्टर में, महंगाई और मुद्रास्फीति जो हमने आपको पढ़ाई थी। तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर आपको इसका आंसर देना है। 20 सेकंड है आप सभी का इस क्वेश्चन को आंसर को देने के लिए, उसके बाद हम इसका आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ money increases first and then decreases, the value of money decreases first and then increases later। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, दैट्स ग्रेट। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें धन का मूल्य पहले घटता है, धन का मूल्य बढ़ता है, धन का मूल्य पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या डी धन का मूल्य पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। चलिए ये देखते हैं तो हम इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों ने आंसर भी दिया है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें धन का मूल्य घट जाता है। देखिए अब यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर जब मुद्रास्फीति आ जाती है आपकी, जब इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन में होता क्या है, मैंने आप सभी को समझाया था इन्फ्लेशन कंडीशन क्या है। बेसिकली इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है, इसको मैंने आपको डिमांड और सप्लाई के फॉर्म में बताया था। यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। अब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब ये होगा कि भाई गुड्स जब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब गुड्स जो है सप्लाई कम होगी तो गुड्स डिमांड में ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मतलब पैसा जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, धन का मूल्य घट जाएगा। मतलब पहले जब सप्लाई डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी तो 10 रुपये में आपको 1 kg टमाटर मिल जाते थे, लेकिन अब जब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम हो रही है तो अब उसी 10 रुपये में आपको आधे kg मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं।
मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब पैसा उतना ही रहता है आपके पास, लेकिन अब आप पैसे से कम सामान को खरीद सकते हैं। तो इसको हम इस वे में बोलते हैं कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें पैसे का मूल्य जो है वो घट जाता है, पैसे का मूल्य जो है वो घट जाता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा होती है और पैसे की वैल्यू कम होती है। अच्छा, इन्फ्लेशन को मैंने एक और चीज़ आपसे एक बताई थी कि इन्फ्लेशन में आपको ये भी याद रखना है कि गुड्स तो वही रहेगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, लेट्स से एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये सभी के सभी लोग जो होंगे इन सभी के पास पैसा होगा और ये सभी के सभी इस गुड्स को प्राप्त करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा तो सभी के पास है, लेकिन ये चाह किसको रहे हैं, इस गुड्स को चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर गुड्स की वैल्यू है, ना कि पैसे की। तो इन्फ्लेशन में पैसे की वैल्यू नहीं रह जाती है, गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप सभी की, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। महंगाई वस्तुओं की कीमत पर कैसे प्रभाव डालती है। देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा भी दिया है फिर से, तो ये क्वेश्चन सभी का सही होना भी चाहिए। हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ से मतलब है गुड्स से। प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ डिक्रीजेज इन इन्फ्लेशन। ऑप्शन बी, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ इंक्रीजेज इन इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी, नो इफेक्ट, या ऑप्शन डी, फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेज लेटर ऑन इंक्रीजेज। यदि हिंदी में हम क्वेश्चन की बात करें तो महंगाई में वस्तुओं की कीमतों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। पहला, वस्तुओं की कीमत घट जाती है। दूसरा, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तीसरा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या चौथा, पहले मूल्य में वृद्धि होगी और बाद में मूल्य में कमी होगी। यहाँ पर पत्र लिख गया है, यहाँ पर बाद होगा दोस्तों, बाद में मूल्य में कमी होगी, ठीक है। 20 सेकेंड है आप सभी का इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। 20 सेकेंड है आप सभी का इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और उसे अच्छे से समझ लिया है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलिए, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स भी आने लगे हैं, तो एक बार हम फिर से इसको रिक्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाउ द इन्फ्लेशन अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ डिक्रीजेज, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ इंक्रीजेज, नो इफेक्ट। या फिर प्राइस ऑफ फर्स्ट द प्राइस इंक्रीजेज लेटर ऑन प्राइस, फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेज लेटर ऑन प्राइस इंक्रीजेज। मतलब महंगाई में वस्तुओं की कीमतों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पहले बढ़ती है और फिर बाद में घटती है। देखिए, काफ़ी आसान सा सड़ा सा क्वेश्चन था ये, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आनी चाहिए इसमें। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है दोस्तों। वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, हम सभी को पता है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इज द केस वेयर इन्फ्लेशन अकर्स। वेयर इन्फ्लेशन का मतलब जब डिमांड जो होगी, मांग जो होगी, वो सप्लाई से, सकल मांग जो होगी वो सकल पूर्ति से ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन द टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन ग्रॉस सप्लाई देन इन्फ्लेशन अकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है। तो भाई क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं सप्लाई कम होने की वजह से, और डिमांड भी उनकी क्या होती है, बढ़ रही होती है। सो डिमांड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइसेस ऑफ गुड्स। जितनी ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ती जाएगी, यदि उनकी सप्लाई कांस्टेंट है। तो ये क्राइटेरिया याद रखना। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। स्टेजफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या डीफ्लेशन। मुद्रास्फीति की अपोजिट या विपरीत स्थिति कौन सी है। मुद्रास्फीति जनित मंदी, विस्फीति, वेलगाम या अपस्फीति, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड आपको हिंदी में देखने मिल गए हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फास्ट एवरीवन, ठीक है। देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था 3 केस होते हैं। डी इज इक्वल टू एस, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, नॉर्मल केस। व्हेन डी इज ग्रेटर देन एस, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज इन्फ्लेशन। एंड थर्ड इज डिमांड इज लेस देन सप्लाई, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर बट डिमांड इज लेस, तो उसे अपन बोलते हैं
आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए यहाँ पर हिंट भी दे दी मैंने आपको, आई गेस आप सभी को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 20 सेकेंड आई गेस ख़त्म हो चुके, तो इसका हम सही आंसर देख ले तो फिर इस क्वेश्चन के को समझने की कोशिश करेंगे। सो हियर वी आर विद द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, डिफ्लेशन, अपस्फीति। अब ये होता क्या, देखिए हमने यहाँ पर क्लियरली चीज़ समझी हुई है कि व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई, जब सकल मांग सकल आपूर्ति से कम हो जाती है, मतलब इस समय बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज तो बहुत हैं, जब बाज़ार में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई तो बहुत है, उत्पादों की जो बोलना चाहिए उपलब्धता तो बहुत है, लेकिन उनकी मांग जो है सकल मांग वो कम है। अब इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो क्या करें, वो चीज़ ट्रेंड में नहीं है, या दूसरी चीज़ हम बात करें मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, अब ये जो मंदी वाली सिचुएशन होती है, डिफ्लेशन वाली जो सिचुएशन होती है, ये इन्फ्लेशन से ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि हम सभी ने पढ़ा था कि जो इन्फ्लेशन होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के। ठीक है, मतलब यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन का मतलब डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और यदि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं तो ज़्यादा मैन पावर लगेगी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। मतलब एक तरह से बोला जाए कि रोज़गार के लिए इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो सही है या ज़रूरी भी है। ठीक है, महंगाई होगी मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो लोगों की जो रोज़गार मिलने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। वहीं हम डिफ्लेशन की बात करें, जैसे डी इन्फ्लेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी इन्फ्लेशन में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, मतलब गुड्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड कम है। तो अब क्या होगा, कंपनियां देखेंगी कि भाई हमने गुड्स तो इतना सारा प्रोड्यूस कर दिया है, चीज़ें तो इतनी सारी बना दी हैं, लेकिन लोग उसे खरीद ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो प्रोडक्शन कट करेंगे। प्रोडक्शन कट करेंगे तो उनको मैन पावर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। हम सभी को पता है कि मंदियों में लोगों की नौकरी चली जाती, इसीलिए जाती। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो होना नहीं है, जब प्रोडक्शन नहीं होना है तो लोगों की नौकरी आ जाएंगी। तो डी इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और नौकरियां चली जाती हैं। तो डी इन्फ्लेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब डी इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोमिनन दैट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की ओर ले जाती है? यहाँ पर पुल लिख गया, पुल है ये, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की ओर ले जाती है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हमने देखा था कि मांग जनित महंगाई या मांग जनित मुद्रास्फीति, दो तरह की देखी थी हमने, एक मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरी आपको कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के थ्रू मुझे बताना है कि दूसरी कौन सी थी। पहली आपकी मांग जनित, दैट इज डिमांड पुल, दूसरी कौन सी थी आपको बताना है मुझे। तो बेसिकली 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है। पहला, इट इज सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटपेस एग्रीगेट सप्लाई। इट इज अ सिचुएशन ऑफ persistent rise in the inflation along with dip in growth and increase unemployment. तीसरा ऑप्शन है, इट इज़ अ सिचुएशन caused by an increase in price of input like labor, raw material and blah blah blah. And fourth option, it is a situation when a nation experience very high and accelerating inflation. ठीक है, तो हिंदी में यदि हम बात करें डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला, यह एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था की कुल मांग कुल आपूर्ति को बढ़ा देती है। दूसरी है, यह बेरोजगारी में वृद्धि और वृद्धि में लगातार गिरावट के साथ मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि की स्थिति है। तीसरा, यह श्रम, कच्चे माल आदि जैसे आदमों की कीमतों की वृद्धि के कारण होती है। या चौथा ऑप्शन, यह एक ऐसी स्थिति है जब एक राष्ट्र बहुत अधिक और मुद्रास्फीति में तेजी का अनुभव करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन लेके आती है।
चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन की, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। चलिए, मान लीजिए हमें नहीं पता सही आंसर, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम। भाई जब लेबर की रॉ मटेरियल की प्राइस कॉस्ट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, मतलब तीसरा तो सही नहीं हो सकता। चौथा क्या दिया, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ नेशन एक्सपीरियंस हाई वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। तो भाई जब एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन है, ये तो रिजल्ट है इन्फ्लेशन का, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब चौथा भी नहीं हो सकता। अब अपने पास बचे पहला और दूसरा। पहला पॉइंट है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटपेस एग्रीगेट सप्लाई। और दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ सिचुएशन परसिस्टेंट रेज इन इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद डिप द ग्रोथ एंड इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट तो रिजल्ट होता है, तो दूसरा पॉइंट भी नहीं हो सकता, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि डिमांड की वजह से आती है, तो इसे आप सुधार लें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही होगा, ना कि बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमिनन दैट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, दोनों जो कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रख दिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर भी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर भी। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है, तो सभी बच्चों के इसका आंसर ऑब्वियस है, बन जाना चाहिए। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी आउटस्पेस एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा है, इट इज सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट रेज in inflation along with dip in growth in increase in unemployment. तीसरा, it is a situation caused by an increased price of input like labor law material. और वो है, it is a situation when the nation experience very high and accelerating inflation। चार ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थे, बस आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए, है ना। लागत पुश मुद्रास्फीति कौन सी है, लागत जनित मुद्रास्फीति कौन सी है। चलिए, चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं थी, कि जब आपके लेबर की इनपुट जितने भी होते हैं, आपके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनकी लागत जब बढ़ जाती है तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा, इन्फ्लेशनरी गैप सेट टू एग्जिस्ट व्हेन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फ्लेशनरी गैप सेट टू एग्जिस्ट व्हेन। इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है दोस्तों, when real GDP is greater than potential GDP, when real GDP is less than potential GDP, when both are equal, when unemployment rate is greater than natural rate of unemployment। ठीक है, 20 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब जब रियल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी से बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसे, या फिर आप लोगों को जब ये पीडीएफ मिल जाए तो आप लोग इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिफ्लेशनरी गैप किसे बोलेंगे। भाई काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। ऑप्शन वही है, क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश करी थी कि आपको इन्फ्लेशन जो है वो रिवाइज कराया जाए। ठीक है, कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसी नए टॉपिक को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। ठीक है, चलिए ये मोर देन सफिशिएंट टाइम था इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, ये इन्फ्लेशनरी था। रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल, ये डिफ्लेशनरी था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा, कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। जिन्होंने भी अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं उनको इससे कुछ चीज़ें रिकॉल जरूर हुई होंगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड हेल्पिंग अस। थैंक यू गाइज।